इसमें मान लो आप जो रिवर की स्पीड है वो कुछ आपको दी जाती है एज एग्जांपल ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। एंड स्विमर या बोट कोई भी एग्जांपल लो तो उसकी जो स्पीड है वो दे रखी है आपको। मैक्सिमम स्पीड जो उसकी दे रखी है वो ये मैक्सिमम स्पीड ऑफ स्विमर इन द स्टिल वाटर गिवन एज 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आप बताओ कौन सी डायरेक्शन में स्विम करें सो दैट कि पाथ सबसे लीस्ट है मिनिमम, जैसा हेडिंग में लिखा हुआ है। शॉर्टेस्ट पाथ करने के लिए स्विमर को कौन से डायरेक्शन में स्विम करना चाहिए। ट्राई करो, मतलब डायरेक्शन बताना है जिस डायरेक्शन में स्विमर जो है वो तैरना स्टार्ट करे ताकि उसका जो पाथ हो वो मिनिमम। क्या कह रहे हो आप लोग? लॉजिक भी बताना थोड़ा सा। इसका मतलब बताओ पहले। शॉर्टेस्ट पाथ, ये पाथ जो जब क्वेश्चन में ये बोला जाता है ना शॉर्टेस्ट पाथ, तो ये स्विम करने वाला पाथ है या मूव करने वाला पाथ है? मूव करने वाला है। तो कल इसके बारे में डिस्कस हुआ था कि स्विम करना और मूव करना दो अलग बातें हैं। तो शॉर्टेस्ट पाथ तो यही वाला हो सकता है। तो अगर इस डायरेक्शन में स्विमर को मूव करना है तो उसको स्विम किसी एंगल पर करना पड़ेगा, और ये स्पीड आपको दे रखी गई है 3। और इसमें जब हम रिवर की वेलोसिटी को ऐड करेंगे मतलब इस तरफ विच इज गिवन एज 5, तो स्विम वाली वेलोसिटी में रिवर वाली वेलोसिटी ऐड की जाए तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी। ये बॉडी के मोशन की डायरेक्शन हो जाती है। और अगर ये सब कुछ हो रहा होगा ना तो यहाँ पर ये जो एंगल थीटा बन रहा है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें। तो ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से साइन थीटा की वैल्यू बन रही होगी 5/3। बट ये पॉसिबल वैल्यू तो है नहीं ना, बिकॉज साइन थीटा कैन नॉट बी 5/3, इट इज मोर देन 1। ट्रिग्नोमेट्री अलाउ नहीं करता इसको। तो इसीलिए इसको स्पेशल केस का नाम दिया है, इसका रिजल्ट कुछ और आएगा। इट कैन नॉट बी 5/3। दैट मीन्स कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो कि इट इज इम्पॉसिबल टू मूव इन दिस डायरेक्शन। हो ही नहीं सकता, स्विमर कुछ भी कर ले वो इस डायरेक्शन में मोशन करेगा ही नहीं कभी, बिकॉज रिजल्ट नहीं आ रहा ना। साइन थीटा 5/3 नॉट पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता कभी ये। मतलब देयर इज नो वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच द स्विमर कैन ट्रेवल इन दिस डायरेक्शन। आई बार समझ में? आई बार समझ? दिस पाथ इज नॉट पॉसिबल। तो अब कैसे करोगे इसको शॉर्टेस्ट पाथ की कंडीशन? देखिए ये पाथ तब हो सकता था जब अगर सिचुएशन पलट देते ना। सिचुएशन ये पलटते कि स्पीड ऑफ रिवर अगर लेस होता, सपोज ये लेस होता और स्विम ज्यादा स्पीड से कर देते। फॉर एग्जांपल ये वैल्यूज इंटरचेंज कर दो, आप यहाँ पर 3 कर दो, यहाँ पर 5 कर दो। तो अगर ऐसा कुछ होता कि रिवर की स्पीड कम होती और स्विमर की स्पीड ज्यादा होती, जस्ट एग्जांपल के फॉर्म में, मतलब ये वैल्यू 3 होती और ये वैल्यू 5 होती, देन sin थीटा इक्वल्स टू 3/5, वो पॉसिबल था। वो तो पॉसिबल था। तो अगर रिवर की स्पीड कम है और स्विमर की ज्यादा है तो एक पर्टिकुलर एंगल ऐसा होगा जिस डायरेक्शन में अगर स्विमर स्विम करना स्टार्ट करे, और वो पर्टिकुलर एंगल यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 3/5, जो 37 डिग्री होता है। तो 37 डिग्री के एंगल पर स्विम करेंगे तो फिर अल्टीमेटली इस डायरेक्शन में मोशन हो जाएगी। बट ये क्वेश्चन डिफरेंट है, 5 और 3 वैल्यूज चेंज है यहाँ पर। तो इम्पॉसिबल सिचुएशन। नाउ नेक्स्ट पार्ट।
तो ऐसे में क्या करेंगे, देखो अब थोड़ा सा कैलकुलस की हेल्प लोगे। लेट्स से कि जो हमारा स्विमर है वो किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पर स्विम करना स्टार्ट करता है। एक थीटा एंगल पर स्विमर ने मूव करना स्टार्ट किया, मतलब स्विम करना स्टार्ट किया, तैरना स्टार्ट किया। तैरने वाली डायरेक्शन थीटा एंगल पर है और ये वैल्यू आपको दी गई है 3। जो हमारा कंसेप्ट था वो ये था कि जो एक्चुअल वेलोसिटी आएगी, जो नेट वेलोसिटी हम कैलकुलेट करते हैं उसका तरीका बताया गया था, वो वेलोसिटी जिससे आप स्विम कर रहे हो एंड प्लस जो रिवर की वेलोसिटी है, इन दोनों को ऐड करके, तो इससे हमको टोटल वेलोसिटी की वैल्यू मिलती है। और यहाँ पर ऐड करने का एक तो ज्योमेट्रिकल तरीका है, मतलब जिसको हेड टू टेल मेथड कहते हो, कि पहले एक वेक्टर बनाएंगे फिर उसकी हेड पर दूसरा वाला वेक्टर बनाएंगे। और एक कंपोनेंट मेथड भी है कि दो वेक्टर अगर ऐड करने हैं तो दोनों के एक्स कंपोनेंट ऐड किए जाए और दोनों के वाई कंपोनेंट ऐड किए जाए। तो हम यहाँ पर कंपोनेंट मेथड से नेट वेलोसिटी निकाल रहे हैं, नेट वेलोसिटी बाय द कंपोनेंट मेथड। तो अगर हम नेट वेलोसिटी में लेट्स से कि ये डायरेक्शन आपकी एक्स एक्सिस है और ये डायरेक्शन वाई एक्सिस है, तो नेट कंपोनेंट में अगर आप एक्स वाला कंपोनेंट निकालोगे तो कितना होगा, और नेट वेलोसिटी में वाई डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आएगी। तो एक्स डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी निकालनी है अगर, तो स्विमर की वेलोसिटी का एक्स वाला कंपोनेंट और रिवर की वेलोसिटी का एक्स वाला कंपोनेंट। स्विमर की वेलोसिटी का अगर हम एक्स वाला कंपोनेंट चेक करें 3 और थीटा के हिसाब से, क्या आएगा उसका एक्स वाला कंपोनेंट, ये 3 और ये थीटा है, ये डायरेक्शन वाई एक्सिस है, ये डायरेक्शन एक्स एक्सिस है, सो इट्स कंपोनेंट ऑन द एक्स एक्सिस 3 sin थीटा, 3 sin, हाँ, लेकिन वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगी, तो इट विल बी माइनस ऑफ 3 sin थीटा बिकॉज ऑफ नेगेटिव डायरेक्शन। और स्विमर की एक्स कंपोनेंट में प्लस करेंगे रिवर की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, और रिवर की वेलोसिटी ऑलरेडी एक्स एक्सिस के पैरेलल ही है, तो इसमें कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं होगी, कंप्लीट 5 आंसर हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम वाई एक्सिस की बात करें, एक मिनट बोर्ड पे देखो, तो वाई एक्सिस पर नेट वेलोसिटी का कंपोनेंट विल बी इक्वल टू वाई एक्सिस पर स्विमर के वेलोसिटी का कंपोनेंट, स्विमर की वेलोसिटी का वाई एक्सिस कंपोनेंट 3 cos थीटा प्लस रिवर की वेलोसिटी का वाई एक्सिस कंपोनेंट, बट रिवर की वेलोसिटी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, सो इसमें वाई एक्सिस में कोई कंपोनेंट नहीं होगा, तो प्लस 0। इससे हमने फाइंड आउट किया कि एक्स और वाई डायरेक्शंस में टोटल वेलोसिटी क्या आएगी, राइट। अब मान लेते हैं कि जो पर्सन इस डायरेक्शन में स्विम कर रहा था, या जो बोट इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही थी, इस डायरेक्शन में पर्सन स्विम कर रहा था या बोट ट्रेवल कर रही थी, बट मोशन इस डायरेक्शन में नहीं होगा, वो किसी और ही डायरेक्शन में हो रहा हो। तो मान लेते हैं मोशन की डायरेक्शन कुछ ऐसी है, और उस डायरेक्शन के करस्पॉन्डिंगली जिस पॉइंट पर वो अल्टीमेटली रीच करेगा रिवर को क्रॉस करने के बाद, रिवर को क्रॉस करने के बाद जिस पॉइंट पर वो फाइनली अराइव होगा, लेट्स से कि ये वाला पॉइंट आपका है एक्स कॉमा, जो रिवर के विड्थ है वो इसका वाई कोऑर्डिनेट बन जाएगा। मान लेते हैं कि फाइनली यहाँ पर पहुंच गए, मतलब तैरते तैरते, और यहाँ से स्टार्ट किया था और अल्टीमेटली यहाँ पर पहुंच गए। तो एक्स एक्सेस पर क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, एज्यूमिंग कि ये 0,0 है, एंड डिस्प्लेसमेंट चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट के हिसाब से चलिए, तो 0 से स्टार्ट किया था और एक्स पर चले गए, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस की अगर हम बात करें तो फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट वो सिंपली एक्स हो गया, शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी इन दैट डायरेक्शन, वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में हो गया -3 sin थीटा प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय टाइम जो लगा होगा, तो ये कुल मिलाकर बन जाएगा आपका 5 - 3 sin थीटा इंटू टी, ठीक है, करेक्ट। और वाई डायरेक्शन की बात करें अगर, तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट हुए और यहाँ गए, तो हमने फिर कहा कि डेफिनेशन पे चलिए, डेफिनेशन कहती है डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट, 0 से डी पहुंच गए तो चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट डी, which will be the displacement on y axis should be equal to velocity on the y axis 3 cos theta and multiplied by the time. अब ऑब्वियसली इन दोनों से टाइम टी को एलिमिनेट कर सकते हो, मतलब टाइम टी अगर एलिमिनेट कर दिया जाए बाय दीज टू इक्वेशंस, तो क्या बनेगा रिजल्ट, वो देखो।
टाइम टी जब एलिमिनेट करेंगे ना, तो इससे आपको एक टर्म मिलेगा x इक्वल टू 5 minus 3 sin theta and value of t from the second equation will be d upon 3 cos theta. थोड़ा सा और मैथ यूज कर लो इस पे, आई मीन तो x will be equal to 5/3 sec of theta minus tan of theta and this whole multiplied by d. एक मिनट सर, ठीक है। अब एक बार बताइए, अगर यहां से यहां गए, सुनना आप ध्यान से, तो हमने टोटल कितना डिस्टेंस मूव किया है, मतलब जिस डायरेक्शन में मोशन हुआ ये लेंथ कितनी है। अगर इस लेंथ को एल से डिनोट करें तो ये टोटल लेंथ हमारी होगी, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं अगर, तो विल बी डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें ऐसी कौन सी चीज है जो हम लोग अपने हिसाब से वेरी कर सकते हैं, मतलब हम क्या अपने स्विम करने का डायरेक्शन चेंज कर दें अगर, तो क्या डी को बदल सकते हैं, रिवर के विड्थ को। आप किसी भी डायरेक्शन में स्विम करोगे, रिवर के विड्थ तो कांस्टेंट रहेगी। सो वेरिएबल टर्म क्या है इसके अंदर, और अगर मुझे एल को मिनिमम करना है, जो कंडीशन है शॉर्टेस्ट पाथ की, दैट मींस कि एल को मिनिमाइज करना है, तो नेचुरल सी बात है कि ये एक्स को मिनिमाइज करना पड़ेगा। सो हम कैलकुलस यूज करेंगे, इसके मिनिमम होने की कंडीशन लाओ, एज पर क्वेश्चन इसकी मिनिमम कंडीशन चाहिए। और कैलकुलस में किसी भी वेरिएबल फंक्शन का मिनिमम लाना है तो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 0। अब इसके आगे आप लोग करके बताओ। सो हेडिंग पे ध्यान देना, ये प्रॉब्लम डिफरेंट है एक्चुअल में। इसको अगर हम ब्लाइंडली करोगे ना कि ऐसे करके एक ट्रायंगल बना देंगे तो आंसर आ जाएगा, वो आंसर ही आपका अजीब सा आएगा, साइन थीटा मोर देन माना जाएगा। तो इसके आगे जरा बताओ, डिफरेंशिएशन करके 0 रखेंगे तो उससे क्या वैल्यू बनेगी। एक मिनट बच्चा, तुम्हारी आवाज थोड़ा तेज बोलो। sin theta equals to 3/sin. हम्म, 3/5 आ रहा होगा, मतलब डिफरेंशिएशन को 0 करने के बाद जो आंसर आएगा, तो वो पार्ट अपने आप करना, मैथमेटिकल पार्ट अपने आप ट्राई करो, देन आंसर फाइनली ये आएगा साइन थीटा बराबर 3/5। आ रहा है बच्चा, साइन थीटा 3/5। Yes, sir. ठीक है, तो ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन में। दैट मींस कि साइन इनवर्स 3/5 वो पर्टिकुलर एंगल होगा जिस डायरेक्शन में अगर हम स्विम करेंगे तो पाथ शॉर्टेस्ट होगा, लेकिन वो शॉर्टेस्ट पाथ ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि साइन थीटा अगर आप 3/5 ले भी लोगे ना तो एक्स की वैल्यू क्या है, सपोज साइन थीटा इज 3/5, अगर एग्जांपल के फॉर्म में देखें, सपोज दैट दैट डी इज 1 किलोमीटर, तो वैल्यू क्या बनेगी वो भी चेक करो। साइन थीटा अगर 3/5 है, दैट मींस कि अगर हम ट्रायंगल बनाएंगे तो परपेंडिकुलर इज 3 एंड द हाइपोटेनस इज 5। साइन थीटा 3/5 का मतलब यही हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो इसका जो बेस आएगा वो 4 हो गया, तो x की जो वैल्यू बनेगी 5/3, नाउ सेक थीटा फ्रॉम दिस ट्रायंगल 5/4, तो यहाँ 5/4 रखेंगे तो ये हो जाएगा
25/12 और माइनस tan थीटा 3/4, मतलब कि 25/12 माइनस 3/4, जो मेरे ख्याल से 25/12 माइनस 3/4, 16/12 यानी कि 4/3, कुल मिलाकर के x की वैल्यू 4/3 आएगी, 4/3 किलोमीटर है, बिकॉज d किलोमीटर में, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये मिनिमम आपका 4/3 हो सकता है। मिनिमम लेंथ कैन बी 4/3, और अगर ये 4/3 है और ये 1 है, तो ये जो एल है उसकी मिनिमम वैल्यू, मतलब जो शॉर्टेस्ट लेंथ बनेगी आपकी एल मिनिमम, वो भी निकाल सकते हो आप यहाँ पर, 1² एंड प्लस x² विच इज 4/3, तो वो 5/3 किलोमीटर, 5/3 किलोमीटर शॉर्टेस्ट लेंथ है हमारी, मिनिमम लेंथ कैन बी 5/3 किलोमीटर। अब देखो एक और क्वेश्चन, ये थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन है, मतलब इसमें क्वेश्चन सुन लो पहले। इसमें क्या करना है आपको, आपसे जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरीके की है कि हमें पॉइंट ए से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्विम करना स्टार्ट करना है आपको, और एक कोई पॉइंट बी है जहां पर हमें फाइनली रीच करना है। ये पॉइंट बी, इस तरफ कुछ डिस्टेंस गिवन है इसका, सपोज ये डी है और ये डिस्टेंस हम कुछ ए मान लेते हैं। सो क्वेश्चन ये बी इज योर डेस्टिनेशन पॉइंट एंड ए इज द बिगिनिंग पॉइंट, यानी स्टार्ट यहां से करना है आपको, ठीक है जी। Start from A and we have to reach at point B as per the question. Now, what should be the minimum speed of swimmer and in which direction it should be? What should be minimum speed of a swimmer and in which direction it should be? ठीक है, and suppose that A is given as numerical values. Let's say the value of A is the value of A, which means the width of river. A given as 1 kilometer. The value of A is given as 1 kilometer, and this is D given as 2 kilometer. A is 1 kilometer and D is 2 kilometer. मतलब स्विमिंग भी अपने आप में पूरी साइंस है, अगर आप ध्यान से समझो। स्विमर भी जो होते हैं ना, इतने इंटेलिजेंट होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस के साथ, उनको ये पता होता है कि हम किधर की तरफ स्विमिंग करेंगे तो हम यहाँ पहुंच सकते हैं, नहीं कैसे चलना चाहिए बताओ। कम से कम स्विमर की स्पीड, लोवेस्ट पॉसिबल स्पीड ऑफ द स्विमर क्या हो सकती है और वो कौन से डायरेक्शन में हो सकती है, ये क्वेश्चन है। तो अगर ध्यान से समझो ना, तो पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में एक कॉमन हिंट आ रही है। कॉमन हिंट ये आ रही है कि दोनों में मुझे एक मिनिमम वैल्यू के बारे में बात की जा रही है।
तो जनरली ट्रेंड ये होता है कि जहां पर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, फाइंड दिस मिनिमम वैल्यू, तो हमें तुरंत ये सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई कैलकुलस जैसी चीज आएगी, और कैलकुलस की चीज तब आएगी तो एक फंक्शन टाइप की चीज होगी, बिकॉज कैलकुलस में मिनिमम या मैक्सिमम फंक्शंस के साथ होता है। एक आइडिया है कि हमें कहीं ना कहीं एक फंक्शन तैयार करना होगा, फंक्शन के मिनिमम वैल्यू की कंडीशन लगानी होगी, और जब फंक्शन तैयार करने होते हैं तो वेरिएबल्स चाहिए होते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, लेट्स से कि अगेन स्विमर की वेलोसिटी vs लेट कर रहे हैं एज अ वेरिएबल क्वांटिटी, और वो जिस डायरेक्शन में स्विम कर रहा है वो एंगल भी आप लेट कर लो। Assuming that the swimmer speed is vs at an angle of theta. अब एक बार फिर से देखो, जो पिछले क्वेश्चन में किया था वही काम फिर करेंगे। नेट वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में क्या बनेगी, टोटल वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन एज पर प्रीवियस क्वेश्चन जो किया था, एग्जैक्टली सेम काम यहाँ भी कर रहे हैं। तो टोटल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में निकालने के लिए ये वाली वेलोसिटी और इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा ऐड करेंगे, बट क्योंकि इसका एक्स कंपोनेंट माइनस में जाएगा तो अल्टीमेटली हो जाएगा 4 माइनस vs sin थीटा, अगेन टोटल वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन। Yes, sir. इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या चीज आ जाएगी, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन को जब टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिस्टेंस कौन से डायरेक्शन की, एक्स डायरेक्शन की, इनमें से कौन सा डिस्टेंस एक्स डायरेक्शन के पैरेलल है, डी। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, बड़े सिमिलर है, जो पहले किया था वही काम फिर कर रहे हैं। और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी लिखी जाएगी तो वाई डायरेक्शन में vs का कंपोनेंट होगा vs cos थीटा, अगेन मल्टीप्लाइड बाय टाइम t विल बी द डिस्टेंस इन द वाई डायरेक्शन e। अब एक काम करो, आपको d भी गिवन है, a भी गिवन है, d इज गिवन एज 2 एंड a इज गिवन एज 1, तो इन दोनों से टाइम t को जरा एलिमिनेट करो एंड vs को फाइंड आउट करते हैं कि vs और थीटा के बीच क्या रिलेशन बनता है। Eliminating small t, relation between vs and theta. न्यूमेरिक वैल्यू यूज कर लेना, d इक्वल टू 2 और a इक्वल टू 1। फिर से बोलो, अच्छा cos, अच्छा 4 sec थीटा, एक बार लिख लेता हूँ, 4 sec थीटा अपॉन बोलना 2 प्लस tan ऑफ थीटा। चेक कर लो बाकी लोग भी, अगर ये सही है तो आगे बढ़े। यही आ रहा है, ठीक है। मेरा इन क्वेश्चन में डरा नहीं करना, ऐसा लगता है ना स्टार्टिंग में, ऐसा लगता है यार कि क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं तो कैसे होगा, ही वही डर जाते हैं, पहली बार पहले स्टेप पे ही डर जाते हैं। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें अगर, तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसा नहीं मिल जाएगा, अगर ये 1 बाई कॉस कर दे और यहाँ साइन बाई कॉस कर ले, tan को साइन बाई कॉस और इसको 1 बाई कॉस कर ले, तो मेरे ख्याल से कुछ और सिंप्लीफाई करके ये ऐसा हो जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा और इट विल बिकम साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। अब vs की मिनिमम वैल्यू अगेन है, ट्रिग्नोमेट्री में एक आइडेंटिटी होती है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आपको ये जरूर बताया गया होगा कि a इंटू साइन थीटा और प्लस b इंटू कॉस थीटा का अगर कोई टर्म है तो इसकी जो लार्जेस्ट वैल्यू पॉसिबल है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा के लार्जेस्ट वैल्यू,
वो है रूट ऑफ, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होती है। तो यही चीज यहाँ लगाओ, 1 into sin theta plus 2 into cos theta, a sin theta plus b cos theta, which is 1 sin theta plus 2 cos theta, एंड डिनोमिनेटर की जब लार्जेस्ट वैल्यू होगी तो vs की लोएस्ट वैल्यू आएगी। तो पहला आंसर तो आ गया vs की लोएस्ट वैल्यू। फिजिक्स में ना ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि मतलब आपको फिजिक्स भी आनी चाहिए और साथ में मैथ्स के भी कंसेप्ट होने चाहिए पैरेलल में। और जब से तुम लोगों ने ज्वाइन किया तब से मैं लगातार ये चीज कह रहा हूँ कि मैथ वाला पोर्शन आपका सुपर स्ट्रांग करना पड़ेगा। तो क्योंकि अगर ध्यान से देखो तो इसके बाद कोई फिजिक्स तो चल नहीं रही है, इन दो इक्वेशंस के बाद यहाँ तक तो अपना काम था, इसके बाद जो कुछ कर रहे हैं वो मैथ है। तो 4/, क्या लिखेगी यार ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू डिनोमिनेटर की √5 रूट बाय, तो 4/√5 एक मिनिमम स्पीड है स्विमर की। अब एक और चीज पूछा ना डायरेक्शन, तो उसके लिए कैलकुलस चाहिए कि वीएस मिनिमम चाहिए ना अगर आपको, तो दिस डिनोमिनेटर हैज टू बी मैक्सिमम, एंड इफ डिनोमिनेटर हैज टू बी मैक्सिमम इट्स अ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा शुड बी 0 वैल्यू, मतलब जो डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 0 करिए। sin थीटा प्लस 2 cos थीटा को डिफरेंशिएट करो एंड पुट इट इक्वल टू 0। tan theta equals to 1/2। हाँ आ जाएगा, अपना थीटा भी आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा, मेरे ख्याल tan थीटा 1/2 आ जाएगा या 2/1 ऐसे कुछ आएगा। पुटिंग द डिफरेंशिएशन ऑफ sin थीटा प्लस 2 cos थीटा इक्वल टू 0, tan थीटा हाफ, tan थीटा इक्वल्स टू हाफ, तो tan इनवर्स 1/2 इज द एंगल। तो दोनों चीजें आ गई, डायरेक्शन भी आ गया और पीएस की मिनिमम वैल्यू भी। मतलब एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ यार आपको, मिनिमम मैक्सिमम जब क्वेश्चंस में आ जाए तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये चीज चलनी चाहिए कि एक फंक्शन तैयार करना पड़ेगा और फंक्शन तैयार करने के लिए वेरिएबल्स मानने पड़ेंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन क्लियर हो गई। नाउ थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन इससे नहीं है, मतलब इससे ही है लेकिन वहां पर थोड़ी सिचुएशन डिफरेंट मान। यार ये थोड़ा सा ना थोड़ा स्लाइटली टफ है, स्लाइटली टफ का मतलब इसलिए बोल रहा हूँ देखो, तो इसको टैग कर लेना, थोड़ा सा एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम है। अभी तक की सारी प्रॉब्लम्स में हम क्या मान के चल रहे हैं कि जो रिवर मतलब पानी है वो जो उसके बैंक्स हैं नियर द बैंक एंड द मिडिल ऑफ द रिवर, सब जगह पानी एक स्पीड पर चल रहा है, बट रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में जहाँ किनारे होते हैं ना, जहाँ रिवर का जो किनारा है, ठीक है ना, जहां से हम रिवर में अप्रोच करते हैं, तो यहाँ पर पानी ऑलमोस्ट स्टिल होता है। सबसे ज्यादा फ्लो पानी का जो होता है वो सेंटर पे होता है। तो उस प्रैक्टिकल फैक्ट को कंसिडर करो एंड देन चेक करते हैं कि क्या आंसर आएगा। तो ये अगर हम 0,0 मान लेते हैं पॉइंट और रिवर की विड्थ को d मान लेते हैं और ये y एक्सेस मान लें, तो प्रैक्टिकल सिचुएशन कुछ डिफरेंट है। प्रैक्टिकल सिचुएशन में पानी की स्पीड यहाँ पर 0 है, एट दिस पॉइंट वेलोसिटी ऑफ वाटर इज 0, और उधर वाले बैंक पर भी वेलोसिटी ऑफ वाटर 0 है, और जो मिड पॉइंट है मतलब कि d/2 वहां पर वाटर की सबसे ज्यादा स्पीड है, मैक्सिमम ऑफ वाटर स्पीड, एंड सपोज वो वैल्यू आपको v0 दी गई, मैक्सिमम v0, और साथ में ये भी कहा गया है कि जो स्पीड ऑफ वाटर है वो y एक्सिस पर लीनियरली वेरी कर रहा है। ये क्वेश्चन में अपने आप लिख लो, स्पीड ऑफ वाटर वेरीज लीनियरली विथ y, स्पीड ऑफ वाटर वेरीज लीनियरली विथ y। स्पीड ऑफ वाटर वेरीज लीनियरली विथ y। ये आप लाइन क्यों दी गई समझ में आ रहा है? वेरीज लीनियरली विथ y देने का मतलब फंक्शन तैयार करना होगा।
और कोई एक बंदा या बंदी है, मान लो वो स्विमर यहाँ से स्टार्ट करता है और उसके स्विम करने की जो डायरेक्शन है वो वाई एक्सिस है. द पर्सन इज स्विमिंग इन द वाई डायरेक्शन with a speed of a vs. The person is swimming along y direction at constant speed of a vs. At the constant speed of a vs. और ये हमेशा मतलब एट एवरी मोमेंट, एट एवरी मोमेंट मतलब ये नहीं कि जब स्टार्ट किया तब, जब हम यहाँ से बाद थोड़ा सा बीच में मतलब रिवर के बीच में चले जाएंगे तो भी हमारे स्विम करने की डायरेक्शन वाई एक्सिस के पैरेलल रहेगी. तो आप इसमें ऐड कर सकते हो द पर्सन इज स्विमिंग अलोंग वाई एक्सिस एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एवरी मोमेंट ऑफ टाइम. ऐसा नहीं है कि जब किनारे पे थे तब, जब बीच में चले गए तब भी हमारे स्विम करने की डायरेक्शन वाई एक्सिस ही है. क्लियर हुआ है? फाइंड द ड्रिफ्ट. फाइंड द ड्रिफ्ट. किसको बोलते हैं ड्रिफ्ट? हाँ, ड्रिफ्ट मतलब कि जहां से स्टार्ट किया और जिस पॉइंट पर आप पहुंचोगे उनमें ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो आएगी, डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, उसको ड्रिफ्ट होगी, वो निकालना है इसमें. तो पहले सब आसान होता है, मैं फिर बोल रहा हूँ सब कुछ आसान है अगर आप इसको सिस्टमेटिकली चलो, है ना. सबसे पहले उस लाइन को क्रैक करो जिसमें ये बोला गया है कि वाटर की स्पीड लीनियरली वेरी करती है. तो क्या बता सकते हो कि जब हम वाई डिस्टेंस ऊपर होंगे तो पानी कितनी स्पीड पर चल रहा होगा? जीरो से स्टार्ट किया है, वी नॉट तक गए हैं और वेरिएशन लीनियर है. तो लीनियर वेरिएशन किसको बोलते हो? लीनियर वेरिएशन कहा जाता है व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ वाटर हैज अ लीनियर रिलेशनशिप विद y. तो इट शुड बी a into y plus b टाइप. मतलब y में और वाटर की स्पीड में एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, वो मतलब है उसका लीनियर वेरिएशन का. जो वेरिएशन है उसकी इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशन होनी चाहिए. अब इसमें मुझे a और b निकालने पड़ेंगे, वो ऐसे निकालो. यहाँ पर मतलब इस पॉइंट पर जब स्टार्ट करेंगे तो वहां पर y की वैल्यू 0 है, और जब y की वैल्यू 0 है तो वाटर की स्पीड 0 है. सो सब्स्टिट्यूटिंग y 0 एंड वेलोसिटी ऑफ द वाटर इक्वल टू 0, क्या मिलेगा आपको इससे? पुटिंग y 0 एंड द वेलोसिटी ऑफ वाटर 0, b इक्वल टू 0. तो इट इम्प्लाइज b इक्वल टू 0. एंड दूसरी कंडीशन क्या है कि जो मिड पॉइंट है उस मिड पॉइंट पर वेलोसिटी की वैल्यू v नॉट दी गई, यानी इसी y को अगर हम d बाई 2 रख दें, y इक्वल टू d बाई 2 जो कि हाफ ऑफ द विड्थ है, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड पर क्या वैल्यू मिलेगी? v नॉट. एंड b ऑलरेडी 0 है, तो यहाँ से a की वैल्यू मिल सकती है. एंड दैट मीन्स a इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ v नॉट बाई d. तो फाइनली हमें वाटर वाली इक्वेशन मिल गई, वेलोसिटी ऑफ द वाटर की फाइनल इक्वेशन आई 2 v नॉट बाई d मल्टीप्लाइड बाय y. ये उस लाइन का सिग्निफिकेंस था जो दिया गया था, लीनियर वेरिएशन. ठीक है. वाटर की स्पीड में और y के बीच की जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो मिल गई आपको. क्लियर? अब अगर यहाँ पे इसका कोई पार्ट नहीं, कोई फिजिकल कॉन्सेप्ट लगा नहीं देगा. इसके आगे अब क्वेश्चन की रीडिंग स्किल्स कैसे मैटर करती हैं वो भी समझो. मान लिया जाए कि कुछ टाइम के बाद कुछ टाइम के बाद ये पर्सन पानी के बीच में है कहीं, और वो पॉइंट मैथमेटिकल डेफिनेशन के हिसाब से x, y है. मतलब कुछ टाइम के बाद वो तैरता तैरता यहाँ पहुंच गया, उसके कोऑर्डिनेट को x, y मान ले. अब एक लाइन जो बार बार मैंने कही है ना कि वो किसी भी टाइम पर स्विम करने की जो डायरेक्शन है, एट एवरी मोमेंट द स्विमर इज स्विमिंग पैरेलल टू द y एक्सिस. ठीक है. सुनो अब यहाँ पर एक मिनट.
starting from 0, 0 and up to x, y, starting from 0, 0 and up to x, y, what is the displacement parallel to the y axis? Starting from 0, 0 and up to x, y, displacement which is parallel to y axis. y यार 0, 0 से स्टार्ट हुआ और x, y पे गए. Displacement is change of coordinate. Displacement parallel to y axis means what is the change in y coordinate? So it is from 0 to y. So y is the displacement parallel to y axis. ठीक है. वेलोसिटी कौन सी है y डायरेक्शन में? कौन सी वेलोसिटी y डायरेक्शन में है? जो स्विमर की स्विम करने वाली वेलोसिटी है वो y डायरेक्शन में है, या जो रिवर की वेलोसिटी है वो y डायरेक्शन में है, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन y डायरेक्शन में जाएगा? तो y डायरेक्शन में तो सिर्फ एक ही वेलोसिटी है, वो है स्विम करने वाली, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी है. क्वेश्चन में ये भी बोला गया, इट स्विम्स एट कांस्टेंट वेलोसिटी. इसका मतलब y डायमेंशन में जो मोशन हो रही है वो एक कांस्टेंट स्पीड पर हो रही है, और कांस्टेंट स्पीड पर जब भी चलेंगे तो डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम. तो यहाँ पर हम वेलोसिटी ऑफ स्विमर लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे उसको टाइम से. ये हमारी इक्वेशन चलेगी. जो ये वही इक्वेशन है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम. बट सिर्फ एक काइनेमेटिक्स में एक बात का ध्यान रखना, if you are considering distance on a y-axis, then velocity should be of y-axis. If you are considering distance on the x-axis, take the velocity on x-axis. मतलब जिस डायमेंशन में डिस्प्लेसमेंट उसी डायमेंशन में वेलोसिटी. यहाँ तक ठीक है. तो यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल गई. Now velocity of a water can be written as 2v0 by d. y को रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा vs मल्टीप्लाइड बाय t. अभी अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 0 एंड अप टू x, y, डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू x डायरेक्शन क्या हुआ है यहाँ पर? स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 0 एंड अप टू x, y, डिस्प्लेसमेंट, हाँ, डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू द x डायरेक्शन, वो x हुआ. अब ये डिस्प्लेसमेंट कौन से वेलोसिटी की वजह से हुआ? जो पानी वाला होगा. क्या ये भी कांस्टेंट है? ये वेरिएबल है, तो इसको आप स्पीड इनटू टाइम नहीं कर सकते. इट कैन नॉट बी स्पीड इनटू टाइम बिकॉज़ द स्पीड इज नॉट कांस्टेंट. इसके लिए इंटीग्रेशन ऑफ स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. मतलब ये स्पीड और इसको dt के साथ इंटीग्रेट करके एंड देन आंसर आएगा. सपोज 0 से t तक. आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? यहाँ पर स्पीड को डायरेक्टली टाइम से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर स्पीड को टाइम के साथ इंटीग्रेट करना पड़ रहा है. डिफरेंस इसलिए है, यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है, यहाँ पर स्पीड वेरिएबल है. क्या आंसर आ जाएगा इसके थ्रू? टी dt इंटीग्रेट कर लेते हैं, टी स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसल, वी नॉट vs टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी. ये x आ गया, y आ चुका है और x भी आ चुका है. अब एक काम और करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे देखो. यहाँ से t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आई मीन t इक्वल टू y अपॉन vs, t इक्वल टू y अपॉन vs, एंड वो t यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें तो इससे x की वैल्यू मिलेगी. t को सब्स्टिट्यूट करने के बाद y बाई vs रखने के बाद उसका स्क्वायर भी करना है. कुछ ऐसा आ जाएगा क्या? देखो v नॉट अपॉन vs इंटू डी, एंड मेरे हिसाब से यहाँ पर y स्क्वायर. अब भी चेक कर लो सुधी. यस सर. आएगा? हाँ ठीक, करेक्ट. ये मैथ्स में के कोनिक सेक्शंस में जाएं अगर, तो ये कौन से कर्व की इक्वेशन होती है? अगर y स्क्वायर और x आ रहा है तो ये इक्वेशन कैसी है? मतलब क्या है? पैराबोला. इसका मतलब इसकी ट्रेजेक्टरी एक पैराबोलिक है.
इसका पाथ एक पैराबोला बन रहा है, स्विमर इज मूविंग ऑन अ पैराबोलिक पाथ। जब ये मिड पॉइंट पर पहुंचेगा तो कितना ड्रिफ्ट हो चुका होगा, ड्रिफ्ट अप टू द मिड पॉइंट पर कैलकुलेट करें, मिड पॉइंट तक जाने पर। तो मिड पॉइंट पर एट द मिड पॉइंट y कोऑर्डिनेट की वैल्यू बताऊं, तो आप y को d/2 रखो और x कैलकुलेट करो, वो ड्रिफ्ट मिडिल पॉइंट तक आएगा। ड्रिफ्ट अप टू द मिड पॉइंट कैलकुलेट करिए, वो जाएगा v0/vs इंटू, यहाँ पर d/2 रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, d²/4, एक d यहाँ से कैंसिल कर जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। इतना ड्रिफ्ट सेंटर तक आएगा। उसके बाद मतलब ये, अच्छा ये बताना एक और सुन लो भाई, y²x ये कौन सा पैराबोला होता है, ऐसे ओपनिंग अपवर्ड वाला या ओपनिंग राइटवर्ड? Rightward. बाकी तो बताओ, यानी इसकी ट्रेजेक्टरी कुछ ऐसे रही होगी यार, ये ऐसे गया होगा, इस तरीके के पैराबोलिक पाथ पर गया होगा। और उसके बाद थोड़ा सा सिचुएशन पलटेगा, क्यों पलटेगा, क्योंकि उसके बाद रिवर की स्पीड अब कम होना स्टार्ट हो जाती है, तो फिर यही पैराबोला सिमेट्रिकल बनेगा ऐसे, मतलब जो पैराबोला इस तरफ बेंड हो रहा था अब वो दूसरे साइड पर बेंड होगा। तो बिकॉज ऑफ द सिमेट्री, पैराबोला एक सिमेट्रिकल कर्व है, तो जितना ड्रिफ्ट यहाँ से सेंटर तक हुआ था उतना ही ड्रिफ्ट आपका सेंटर से लेकर के फिर यहाँ तक आएगा, यानी कि टोटल ड्रिफ्ट विल बी डबल ऑफ दिस वैल्यू, ये आंसर, फाइनल ड्रिफ्ट इसका डबल। हटा यार, लिख लिया है। तो ये तीनों क्वेश्चन टफ है, मैं फिर बोलूं, जो आज के 3 क्वेश्चन है तीनों ही अपने आप में डिफिकल्ट। रिलेटिव में एक सेगमेंट और है जो कल मिस हो गया था, वो था आपका रेन मैन प्रॉब्लम और विंड प्लेन प्रॉब्लम टाइप की जो थी। तो पहले विंड प्लेन प्रॉब्लम दिखा देते हैं। सपोज जो प्लेन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है फ्रॉम दिस ओरिजिन, मतलब ये ऑब्वियसली फ्लाइट होगी तो वो एक सिटी से दूसरे सिटी पे ही जाएगी, तो सिटी 1 से सिटी 2 पे जाना है आपको, मतलब बाय द एरोप्लेन। और जिन दो सिटीज के बीच में ट्रैवलिंग करनी है उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है फ्रॉम दिस सिटी टू दिस सिटी, ये डिस्टेंस गिवन है एज 500 किलोमीटर। बनाते जाओ डायग्राम साथ में। फॉर एग्जांपल सपोज कानपुर टू दिल्ली फ्लाइट है, तो कानपुर टू दिल्ली तक की जो भी डिस्टेंस होगी उसका एक डायरेक्शन भी होगा। तो ये लेट से ये डायरेक्शन जो है वो कुछ 60 डिग्री के एंगल पर है। नाउ एज अ पायलट आप फ्लाई अपनी प्लेन कौन सी डायरेक्शन में स्टार्ट करोगे? अगर इसमें ये कहा जा रहा है कि एक विंड भी चल रही है,
और नॉर्मल विंड नहीं, अच्छी खासी विंड चल रही है जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उसकी। विंड नहीं, तूफान कहोगे इसको, 40 की स्पीड पर अगर हवा चल रही होगी और नॉर्थ डायरेक्शन में, विंड इज ब्लोइंग इन द नॉर्थ एज पर डायग्राम, नॉर्थ साइड पर हवा जा रही है। आपको अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अपना एरोप्लेन लेके जाना है, तो एज अ पायलट आप उस प्लेन को कौन सी डायरेक्शन में स्टार्ट करोगे? मतलब आपका प्लेन, आप एज अ ड्राइवर कह लीजिए, एज अ ड्राइवर आप अपने प्लेन को किधर की तरफ ड्राइव करोगे? और प्लेन की स्पीड लिखिए, लिखो आप, द प्लेन कैन ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ, द प्लेन कैन ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 500, मान लो 500 किलोमीटर पर आवर। द प्लेन कैन ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर। तो इन विच डायरेक्शन द पायलट should take off this plane? तो जब रनवे को छोड़ेंगे तो प्लेन हवा में किस डायरेक्शन में होना चाहिए? क्या इधर ही होना चाहिए प्लेन? मतलब अगर पढ़ा लिखा पायलट होगा तो क्या वो उसको डायरेक्टली सिटी बी की तरफ लेके जाए ऐसे ही? क्या हो जाएगा? No. कहाँ पहुंच जाएंगे अगर मान लो प्लेन पायलट थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा है और उसने डायरेक्टली बी की तरफ अपनी जहाज उड़ाई, तो आप इसी इसी सिटी में जाओगे या कहीं और लैंडिंग हो जाएगी? कहाँ, इसके इधर की तरफ या नीचे की तरफ? +60 degree. हाँ, तो उसको ये बात पता होनी चाहिए पायलट को कि यार नहीं, इधर इधर नहीं जा सकते क्योंकि हवा चल रही है। तो वो क्या करेगा, अपना प्लेन को थोड़ा सा इससे कुछ नीचे लाएगा, इस तरफ कुछ लाएगा, इस तरफ प्लेन की वेलोसिटी आनी चाहिए, क्योंकि जो विंड होगी वो भी तो उसमें ऐड करोगे भैया। और सिटी ए से सिटी बी आपके मूव करने की डायरेक्शन है या फिर जहाज को मतलब उड़ाने की जो डायरेक्शन है? मूव इस, तो आपको मूव इस डायरेक्शन में करना है, इसका मतलब प्लेन हवा में इस डायरेक्शन में जानी चाहिए। और विंड की वेलोसिटी यानी ये वाला वेक्टर इस वाले वेक्टर में ऐड करो, तो इस वेक्टर की हेड, यहाँ पर वेक्टर को ऐड करने का ज्योमेट्रिकल मेथड, पहला वेक्टर बना चुके हैं, इसको ऐड करने के लिए फर्स्ट वाले की हेड पर ये वाला वेक्टर प्लॉट करिए एंड द रिजल्टेंट मस्ट बी टुवर्ड्स बी, ये नेट वेलोसिटी आएगी। तो ये कितना एंगल होगा यार? अगर हम कहें कि मान लो ये थीटा एंगल है, तो ये थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं? ये जो बोर्ड पे देखो यार, क्या ये एंगल निकाल पाओगे? यहाँ पर ये एंगल 60 है, ये लाइन परफेक्ट वर्टिकल लाइन है, इट इज अ वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये एंगल जहां पर ये चौक मूव कर रही है, यहाँ पर एंगल बताओ। ये एंगल 30 डिग्री, 30 डिग्री, और ये एंगल थीटा। और इस वाले ट्रायंगल में साइन रूल ऑफ ट्रायंगल्स लगाओ, ट्रायंगल्स का साइन रूल नोटिस करना। ये एंगल 30, साइन रूल ऑफ ट्रायंगल्स, साइन ऑफ दिस एंगल अपॉन साइड अपोजिट टू दैट, इस एंगल के सामने वाली जो साइड है वो वीपी है और ये 500 किलोमीटर पर आवर है। साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा, और उस थीटा एंगल के सामने वाली जो साइड है वो विंड की वेलोसिटी है 40, नो थीटा आ जाएगी। समझ रहे हो? तो अब ये देखो, अब ये तो कोई नहीं समझा सकता यार इसका मतलब ये है कि हमने साइन रूल लगा दिया, तो ये कोई समझाने वाली चीज तो है नहीं।
मतलब हम कहीं कैलकुलस लगा रहे हैं, कहीं ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं, कहीं साइन रूल लगा रहे हैं, कहीं कुछ लगा रहे हैं, तो ये तो मैथमेटिकल पार्ट है सर। हम अपने फिजिक्स का कंसेप्ट तो अभी भी वही लगा रहे हैं कि विंड की वेलोसिटी प्लेन में ऐड करोगे तो नेट वेलोसिटी आ जाएगी। क्लियर हो गया? हाँ जी, थीटा निकल जाएगा आपका आंसर, आएगा निकल जाएगा, मतलब साइंटिफिक कैलकुलेटर्स के थ्रू। ठीक, हाँ ये वाली प्रॉब्लम कह रहे थे आपको, रेन मैन प्रॉब्लम, मैन पर्सन लिखूं, तो ये भी आसान है, मतलब आसान इसलिए है क्योंकि फंडामेंटल लॉजिक इसका भी वही है, which is velocity of object A with respect to B is defined as the velocity of A minus velocity of B। तो मैं क्वेश्चन लिखूंगा या तो बोलूंगा नहीं, अपने आप समझो। क्वेश्चन लिखने का मेरा देखो रीजन यही है कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यहीं पर है सारी, मतलब अपने आप क्वेश्चन ना होने का जो रीजन है वो यही है। क्वेश्चन को रीड करके समझ आ रहा है कि क्या दिया है, क्या पूछा है, पता चल रहा है आपको क्या दिया है इसमें और क्या पूछा है, और ये सब किस मतलब किसके रेफरेंस में बात कर रहा हूँ। जो ये रिलेटिव की डेफिनेशन है इसमें, ये जो वी और वीबी है इनके बारे में अगेन एंड अगेन मैं बोल रहा हूँ कि ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी, और मतलब इनका समझा चुके हैं कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी कौन सा वेलोसिटी को कहा जाता है जिनका ऑब्जर्वेशन कहां से किया गया हो, मतलब एब्सोल्यूट वेलोसिटी मतलब उनका ऑब्जर्वेशन ग्राउंड। ग्राउंड मतलब स्टेशनरी मोड, अगर कोई स्टेशनरी पर्सन अगर देख रहा है कुछ तो उसकी ऑब्जर्वेशन से जो भी वेलोसिटी आएगी वो सब कुछ एब्सोल्यूट कहलाएगी। इस क्वेश्चन में ये जो 3 मीटर पर सेकंड की बात की गई है और ये जो 4 मीटर पर सेकंड की बात की गई है, ये कौन सी वेलोसिटी? ये रिलेटिव है या एब्सोल्यूट है? एब्सोल्यूट है, और ऑब्वियस है क्योंकि जब क्वेश्चन में ये ना कहा जाए ना, क्वेश्चन में क्या लिखा है, सिर्फ इतना ही तो लिखा है कि रेन इज फॉलिंग डाउनवर्ड एट अ स्पीड ऑफ दिस मच,
ये तो बताया नहीं है कि किसके रिस्पेक्ट में, तो बाय डिफॉल्ट क्या माना जाए इसको, एब्सोल्यूट। दिस इज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रेन एंड दिस इज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ पर्सन। और पूछा क्या है, पर्सन विल ऑब्जर्व द रेन, तो वो रिलेटिव ऑब्जर्व करेगा या फिर एब्सोल्यूट ऑब्जर्व करेगा, पर्सन भी चल रहा है रिलेटिव, यानी कि अल्टीमेटली आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द पर्सन, ये फाइंड आउट करना है, जिसका लॉजिक क्या है, रेन की वेलोसिटी में से पर्सन की वेलोसिटी को माइनस करेंगे। ज्योमेट्रिकल मेथड लगा के तो रेन वाली वेलोसिटी जो कि 3 है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और पर्सन वाली वेलोसिटी सपोज करें कि जो पर्सन है वो राइट साइड जा रहा है और रेन डाउनवर्ड आ रही है, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर करना है तो उसको पहले रिवर्स करो, राइट वाले को लेफ्ट करो और यहाँ पर ऐड करो, आप ये 4 हो गया। ये जो वेक्टर बन करके आएगा ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन। अब बाकी पाइथागोरस थ्योरम से निकालें कितना आएगा, ये 5, तो ये आ गया विथ व्हाट स्पीड, आंसर इज 5। और कौन से एंगल पर, तो ये एंगल में निकाल सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ 4/3, तो 4/3 tan थीटा 4/3, तो tan इनवर्स 4/3 इतना एंगल वर्टिकल से, at this much angle from vertical and the speed will be 5 Pythagoras theorem, ठीक है, क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आप तुम सब इसको ट्राई करने लग गए, आपको मालूम है कैसे करना है इसको? यही गलती कर रहे हो ना, मतलब बिना, मतलब पूरा दिमाग में आपके फ्लो चार्ट बना हुआ है कि कौन कौन से स्टेप होंगे, कैसे आंसर आएगा मेरा। लॉजिक तो पकड़ो आप इस क्वेश्चन का। लॉजिक क्या है वो समझिए, मतलब जिस कंसेप्ट के ऊपर इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है, लॉजिक पार्ट उसका। चलिए लॉजिक पार्ट ऐसे पूछते हैं। लॉजिक देखो समझा, ठीक है, मान लो, ठीक है, ये आपकी कार है, ठीक है, आप अपनी कार में चल रहे हो बढ़िया मस्त, और कोई दूसरा है बाइक पर या साइकिल पर, वो भी चल रहा है आपका, बाइक वाला एंड साइकिल वाले, कार वाले एंड बाइक वाले, ठीक है, ठीक है, रोड पे चल रहे हैं आप लोग। अब आपका, आपने ब्रेक लगा दी या आपने एक्सेलरेटर प्रेस कर दिया, मतलब आपने अपने कार की स्पीड कम या ज्यादा की, बाइक वाले की स्पीड पर क्या फर्क पड़ेगा? मतलब अगर आप अपनी कार में ब्रेक लगाओ तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी या कम होगी? सेंस बन रहा कोई? क्वेश्चन का कोई सेंस है? ब्रेक और एक्सेलरेटर कार में यूज हो रहा है, तो ऐसा लग रहा होगा ना कि ये बड़ा मतलब अजीब सा सवाल है कि भाई यहाँ पर ब्रेक और एक्सेलरेशन लगाने से इसको क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, जो भी स्पीड चेंज होगी वो इसकी होगी, इसकी जितनी स्पीड पहले थी उतनी अभी भी रहेगी, बट क्या इन दोनों के रिलेटिव वेलोसिटी में भी कोई फर्क नहीं आएगा? समझे? तो जब दो बॉडीज इंडिपेंडेंटली चल रही है, मतलब इसका इससे कोई मतलब नहीं है, ये अपना रोड पे अलग चल रहा है, ये अपना रोड पे अलग चल रहा है, एक दूसरे को जानते तक इंडिपेंडेंट है। दो ऑब्जेक्ट्स अगर इंडिपेंडेंट मोशन करें और उनमें से किसी एक ऑब्जेक्ट की स्पीड को आप चेंज करो, तो क्या दूसरे की एब्सोल्यूट वेलोसिटी पे कोई फर्क आएगा? नहीं। रिलेटिव पर, यही लॉजिक है इस क्वेश्चन, नोट करें। फॉर टू बॉडीज मूविंग इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, लॉजिक नोट करो ताकि इसको अगली बार कहीं और भी लगा सकते। फॉर टू बॉडीज मूविंग इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, two bodies moving independent to each other, comma, the change in velocity of one object, क्या इस क्वेश्चन में यही नहीं किया है? देखो पर्सन ने अपनी स्पीड डबल की, तो ये तो काम कर रहा है। द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट will change the relative velocity, will change their relative velocity, but the absolute velocity of other object, the absolute velocity of other object will remain same. The absolute velocity of other object will remain same. अब लॉजिक यहाँ लगाओ, पर्सन के स्पीड डबल करने के बाद रेल के एक्चुअल वेलोसिटी में क्या फर्क आएगा? ये वही है कार और बाइक वाला एग्जांपल। पर्सन की स्पीड डबल कर रही है तो रेल, ऐसा तो है नहीं कि आप ज्यादा तेज चलोगे तो रेल एक्चुअल में ज्यादा तेज हो जाएगी, उसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी एज इट इज है, लेकिन हमारी नजर में यानी कि हमारे रिलेटिवली उसकी जो वेलोसिटी आएगी वो चेंज होगी। लॉजिक क्लियर? अब ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट के हिसाब से velocity of rain with respect to person will be defined as the velocity of rain minus velocity of person, and therefore velocity of rain can be written as velocity of rain with respect to person plus velocity of person. अब समझो फिर से एक बार, पर्सन वाली स्पीड डबल होने के बाद, मतलब ये चीज को डबल करे या ट्रिपल करे या हाफ करे, तो इसके डबल ट्रिपल हाफ या कुछ भी करने से
इन दोनों में से कौन सा टर्म चेंज होगा और कौन सा टर्म चेंज नहीं करेगा? ये चेंज होगा, ये तो नहीं चेंज होगा। तो हम लगाते हैं ये लॉजिक। जब पर्सन 4 की स्पीड पे था, पर्सन एट 4 मीटर पर सेकंड, वो एक अलग सिचुएशन है, एंड पर्सन एट 8 मीटर पर सेकंड। लगा ये वाला कंसेप्ट। जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है उस क्वेश्चन के हिसाब से फर्स्ट केस में मतलब 4 मीटर पर सेकंड पर रेल कहाँ अपीयर हो रही थी इसको? तो ये रेल किसको वर्टिकल अपीयर हो रही है? पर्सन तो ये जो वर्टिकल डायरेक्शन है वो इस वीआर की डायरेक्शन है या इसकी डायरेक्शन है? इसकी डायरेक्शन है ना, क्योंकि पर्सन देख रहा था और पर्सन चल रहा था, तो चलता हुआ पर्सन किसी चीज को देखेगा तो रिलेटिव देखेगा वो। तो आपको इस मतलब ये वाला वेक्टर वर्टिकल दिया है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला वेक्टर प्लॉट करेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में। एंड सपोज इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ एक्स मान लेते हैं, डायरेक्शन तो क्वेश्चन में दिया ही है, मैग्नीट्यूड एक्स मान लेते हैं, प्लस ठीक है ज्योमेट्रिकल मेथड यानी कि ट्रायंगल लॉ, हेड और टेल वाला मेथड। तो प्लस करेंगे और उसमें पर्सन की वेलोसिटी ऐड कर देंगे 4 मीटर पर सेकंड। तो इन दोनों के ऐड करने से जो वेक्टर आएगा वो वी आर आएगा। क्लियर? दूसरी सिचुएशन, पर्सन की स्पीड डबल होने पर, अब क्वेश्चन में ये कौन से डायरेक्शन में दिया गया है? 30 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। तो ये डायरेक्शन है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन, वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल पर। क्या अभी भी इसको एक्स मान ले? अब यही समझाया आपको? नहीं, रिलेटिव वेलोसिटी तो बदल जाएगी। तो अगर ये रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पहले एक्स माना गया था, एक्स तो अब तो कुछ और हो जाएगा इसको, और इसको एक्स नहीं मान सकते, इसको आप कुछ वाई वगैरह मान लें। ये वेक्टर वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन है, और ये वेक्टर भी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन है, बट यहाँ पर पर्सन की स्पीड कुछ और है, यहाँ पर पर्सन की स्पीड कुछ और है। तो पर्सन के स्पीड बदलने की वजह से रिलेटिव वेलोसिटी दोनों जगह अलग अलग आएगी, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। फिर उसमें पर्सन की 8 मीटर पर सेकंड वाली स्पीड ऐड करेंगे। नाउ द रिजल्टेंट वेलोसिटी जो वी को इंडिकेट कर रहा है, ये वी दोनों डायग्राम्स में सेम होना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं, absolute velocity of rain in the first case and the absolute velocity of rain in the second case must be similar, but the relative velocity in first case and the relative velocity in second case will be different because person की speed में change हुआ है। यही इसका लॉजिक था पूरे क्वेश्चन का। हमें ये तो पता रह रहा है कि करना क्या है इस क्वेश्चन में। भाई देख लो, अगर आपको फिर भी दिखता है तो बताओ। ये बात समझना है, ये जो बोला है कार बाइक बेस्ट एग्जांपल है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है कि हम अपनी गाड़ी तेज भगाएंगे तो बाइक वाला भी तेज चलेगा, ऐसा कोई जरूरी है? उसकी व्हीकल की स्पीड उसके हाथ में है, हमारे व्हीकल की स्पीड हमारे हाथ में है, लेकिन हम दोनों का रिलेटिव दोनों के हाथ में। अब क्या करेंगे, देखो लॉजिक समझ में आएगा, इसका मैथमेटिकल पार्ट देखो। अगर हम इस तरीके से अपना कोऑर्डिनेट एक्सेस को डिफाइन कर दें, एक्स एंड वाई को, बोर्ड पे देखोगे ये जो वेक्टर है इसको हम यूनिट वेक्टर्स के हिसाब से क्या लिखें? अगर इसकी मैग्नीट्यूड एक्स है और डायरेक्शन जो दिख रहा है, तो इसको हम यूनिट वेक्टर के हिसाब से क्या लिख सकते हैं? आई कैप, जे कैप, प्लस जे कैप, माइनस जे कैप, क्या लिख सकते हैं इसको? तो इट इज माइनस ऑफ एक्स जे कैप, ये वाला वेक्टर। और ये जो 4 है इसको क्या लिख सकते हैं? तो ये कौन सा वेक्टर बना हमारा? ये दोनों वेक्टर मिल करके क्या इसे वी को नहीं बता रहे?
और यहाँ पर आओ, ये जो y है और ये जो 30 डिग्री का एंगल है, इस y का कौन सा कंपोनेंट हमारा नीचे जाएगा? y cos 30 मतलब -y√3/2 जे कैप, और इस y का एक कंपोनेंट लेफ्ट साइड भी आएगा, y sin 30 माइनस आई कैप, और प्लस ये 8, ये हमारा ये अगेन ये वाला वेक्टर बना, बट ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम है, मतलब ये दोनों के बीच में क्या लगना चाहिए, इधर और इधर के बीच में। अब दोनों तरफ आई कैप और जे कैप को कंपेयर कर लो आप, मतलब हमने क्या किया, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रेन इन द फर्स्ट केस एंड द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रेन इन द सेकंड केस इक्वेट किए हैं, लेकिन हमने रिलेटिव वेलोसिटी बदला हुआ है। फर्स्ट केस की रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एक्स लिया था और सेकंड केस की रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वाई लिया। नाउ इन दोनों को जब इक्वेट करेंगे, कंपेयरिंग आई कैप ऑन बोथ साइड एंड कंपेयरिंग जे कैप ऑन बोथ साइड, I cap on the left side is 4 because वेक्टर को तभी इक्वल किया जा सकता है जब उनके x कंपोनेंट भी बराबर हो और y कंपोनेंट भी बराबर हो। तो लेफ्ट साइड I cap is 4, राइट साइड I cap is 8 माइनस y/2, इससे y आ जाएगा 8, और फिर जब दोनों तरफ j कैप इक्वेट कर लो, इधर का j कैप और इधर का j कैप इक्वेट कर लो, तो y कैलकुलेट कर चुके, तो x की वैल्यू भी आ जाएगी कितनी, तो x की वैल्यू 4√3 आ गई। अब हमारा आंसर आ गया, if it is 4√3, देखो इधर बोर्ड पे, if this x is 4√3 and this is 4, पाइथागोरस थ्योरम, रेन की वेलोसिटी क्या होगी? 4√3 and 4, पाइथागोरस थ्योरम, रेन की वेलोसिटी। एट आ जाएगा सर, 4√3 और 4 में पाइथागोरस लगेगा, तो रेन की स्पीड 8 है, और इनफैक्ट ये भी निकाल सकते हो कि ये कौन से एंगल पर है, मतलब यहाँ पर जो एंगल सबटेंड होगा ये एंगल पे निकाल सकते हो, यहाँ वाला एंगल अल्फा अल्फा मान ले, कुछ थीटा मान ले, तो ये एंगल निकाल सकते हैं बिकॉज ये 4 है, ये 4√3 है, 4 एंड 4√3, tan थीटा 4/4√3, 1/√3, 30 डिग्री, मतलब रेन वर्टिकल से 30 डिग्री आगे की तरफ, मतलब एक्चुअल में रेन वर्टिकल से, अगर इसको हम वर्टिकल माने तो रेन 30 डिग्री ऐसे आगे जा रही है, और जब हम इस तरफ चलेंगे तो हमें वो रेन सीधी दिखाई पड़ती है। एक मिनट यार, ये आवाज नहीं आ पा रही है। हाँ, फर्स्ट केस में, हाँ हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ, पर उसमें भी आपको ये फैक्ट तो रखना ही पड़ता है कि रेन की वेलोसिटी जो आपने फर्स्ट केस में मानी है वही वेलोसिटी सेकंड में भी देखनी पड़ेगी, ऐसे भी कर सकते हैं। एक कंसेप्ट और है, लास्ट कंसेप्ट, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या फिर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन।
नाम में ही लिखा है सब कुछ यार। अप्रोच मतलब सिंपली अप्रोचिंग समवन, मतलब उसके पास जाओ, और सेपरेटिंग फ्रॉम समवन मतलब हो गया दूर जाना। मुझे अगर इस बोर्ड के पास जाना है, इस बोर्ड के पास जाना है मुझे, मतलब मुझे इसको अगर अप्रोच करना है, तो मेरे मूव करने की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? अगर मुझे बोर्ड के पास पहुंचना है, क्या मैं इसके पैरेलल चलते हुए कर सकता हूँ ये काम? नो सर, इम्पॉसिबल। तो अगर मुझे इस चीज को अप्रोच करना है तो मेरी वेलोसिटी कहाँ होनी चाहिए? इसकी तरफ। इसके पैरेलल अगर वेलोसिटी है तो उससे आप अप्रोच नहीं कर सकते। बड़ा सीधा सा कंसेप्ट है। क्या इस बात की कोई गारंटी है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो वो किसी चीज को या तो अप्रोच कर रहा होगा या फिर किसी चीज से वो सेपरेट हो रहा होगा? बताओ। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से के या तो नजदीक जा रहा होगा या उससे दूर जा रहा होगा। ऐसा कोई जरूरी है? सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, कोई एक पार्टिकल सर्कल पर रिवॉल्व करे, अब आप बताओ ये सेंटर के नजदीक जा रहा है या सेंटर से दूर जा रहा है? कोई कहीं नहीं जा रहा है। सर्कल पर चलोगे तो आपका सेंटर से डिस्टेंस तो हमेशा मेंटेन रहेगा, ना तो आप इसके पास आ पा रहे हो ना इससे दूर जा पा रहे हो। मतलब यहाँ पर ना तो अप्रोच है ना तो, समझ पाए क्यों? मतलब क्वेश्चन पूछा रहा है कि क्या ये पार्टिकल सेंटर को अप्रोच कर रहा है? आंसर है नहीं। क्या ये पार्टिकल सेंटर से सेपरेट हो रहा है? आंसर है नहीं। और रीजन क्या है इसके पीछे? द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड दिस डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर। मतलब कि किसी डिस्टेंस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी है, velocity whose direction is perpendicular to some distance, will that distance increase or decrease? सीधा सा क्वेश्चन। और it will remain constant। ठीक है। कम ज्यादा कब होता है? मतलब r की वैल्यू कम होने लगे या r की वैल्यू ज्यादा होने लगे, तो ये तब हो सकता था जब पार्टिकल की वेलोसिटी या तो अंदर की तरफ हो या पार्टिकल की वेलोसिटी बाहर की तरफ हो। हम इसी प्रिंसिपल को अब यूज करने जा रहे हैं। सपोज P1 and P2 are two particles. P1 and P2 are two particles and they are moving with this. They are moving. P1 भी चल रहा है, P2 भी चल रहा है independently. P1 has a velocity of a V1 and P2 has another velocity of a V2. Independent है, अलग अलग मोशन कर रहे हैं। P1 अपना अलग चल रहा है, P2 अपना अलग चल रहा है। बहुत केयरफुली देखना है। अगर मैं कैलकुलेट करूं वेलोसिटी ऑफ अ P2 रिलेटिव टू द P1, और इसको कैलकुलेट करने के लिए वेलोसिटी ऑफ अ P2 में से वेलोसिटी ऑफ अ P1 को सबट्रैक्ट करेंगे, और इसका फिजिकल मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ अ P2 विद रिस्पेक्ट टू P1 का फिजिकल सेंस कि अब हम P1 को क्या मान के चलेंगे? हम ये मानेंगे P1 अब स्टेशनरी। क्या होगा अगर अगर ये जो वेलोसिटी है यानी कि V2 माइनस V1 क्या हो जाए अगर ये चीज परपेंडिकुलर टू लाइन P1 P2? पूरा फिजिकल मतलब लाओ इसका, पूरी फिजिकल मीनिंग पे जाइए, इसके पूरे फिजिकल मीनिंग पे। पहली बात है P2 with respect to P1, that means we have assumed now P1 to be at rest। और अब P2 का मोशन आप उसके एब्सोल्यूट वेलोसिटी से देखोगे या रिलेटिव वेलोसिटी से देखोगे? P2 के मोशन को एनालाइज करने के लिए हम उसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी यूज करेंगे या फिर रिलेटिव वेलोसिटी यूज करेंगे? रिलेटिव। तो अगर अगर वो रिलेटिव वेलोसिटी लाइन P1 P2 के परपेंडिकुलर है, यानी ये डायरेक्शन है वेलोसिटी ऑफ P2 विद रिस्पेक्ट टू P1, जिससे कि P2 का मोशन एनालाइज होगा, तो क्या P2 और P1 में डिस्टेंस वेरी करेगा? ये भाई सर्किल वाला केस हो गया, बिकॉज अगर ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी है तो इसका मतलब P2 तो P1 के अराउंड रिवॉल्व करेगा जाकर के, तो ना तो ये डिस्टेंस
बढ़ेगी, ना तो ये डिस्टेंस कम होगी। सुनो तो मेरा लिखना नहीं है इसको भाई, लिखना नहीं है, आपको समझा रहे अभी। समझ आया तो हाँ ना बोलिए, लिखने की कोई जरूरत नहीं है इसकी, है ना। मतलब ये बात तो पहले आपके दिमाग में कन्विंस हो कि हाँ, इस वेलोसिटी की वजह से P2 ना तो P1 के पास जा सकता है, ना तो P1 से दूर जा सकते हैं। तो इस वेलोसिटी से क्या हो सकता है, इस वेलोसिटी से सिर्फ एक काम हो सकता है, P2 P1 के अराउंड क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। और अगर ये डिस्टेंस L है तो क्या होगी एंगुलर स्पीड। सर्कुलर मोशन का कांसेप्ट याद करिए, वेलोसिटी, रेडियस और ओमेगा, कोई रिलेशन नहीं होता इनके बीच में। तो ओमेगा इक्वल्स टू velocity of P2 with respect to P1 and divided by and V equals to R omega 1। अब आप इसको ऐसे लिखो, अब इसको ऐसे लिखिए, the relative velocity perpendicular to a line P1 P2, the relative velocity perpendicular to a line P1 and P2 cannot change the separation between P1 P2, cannot change the separation between P1 and P2, but it can rotate the line P1 P2, it can rotate the line P1 P2 with omega equals to ये चीज यार V by R, omega equals to V by R। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, तुम लोग अब इसको ऐसे सोचो, अब देखो ऐसे, मतलब मान लीजिए अगर हम ऐसा करें कि हम इस स्टैंड के सामने बिल्कुल चले, तो अब इसमें ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करना है। एक ऑब्जेक्ट ये फोन हो गया, सपोज ए नाम दे देते हैं, और एक हम हो गए बी हो गए, ए एंड बी। तो अभी अगर हम ए और बी को ज्वाइन करेंगे तो ऐसी लाइन आएगी, बिल्कुल लाइन विच विल कनेक्ट दिस फोन टू मी, ये स्ट्रेट लाइन ऐसी होगी। तो अगर हम सीधा इसकी तरफ चले, अब कौन सी लाइन होगी जो हम दोनों को आपस में कनेक्ट करेगी, और आगे आगे। तो क्या लाइन जो वो लाइन जिसने हम दोनों को ज्वाइन किया है, क्या वो लाइन की ओरिएंटेशन बदल रही है कि पहले वो लाइन ऐसे थी, अब वो ऐसे हो गए, अब ये ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, क्या उसका ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, लेंथ कम हो रही है। जब हम यहाँ पे होंगे तो वो लाइन ज्यादा बड़ी होगी, जब पास में आ जाएंगे तो वो लाइन छोटी हो जाएगी। तो इसको आप क्या बोलोगे कि मैं इस चीज को क्या कर रहा हूँ, अप्रोच कर रहा हूँ। बट अगर मैं मान लीजिए अगर ऐसे हूं, तो एट दिस मोमेंट ये लाइन हो गई हम दोनों को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन। और अगर हम थोड़ा सा ऐसे चले, थोड़ा सा एंगल पर, तो अब हम दोनों को ये लाइन ज्वाइन करेंगे, जबकि पहले जो लाइन ज्वाइन कर रही थी वो इधर थी, अब जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो इधर है। तो क्या ये लाइन पहले के रिस्पेक्ट में कुछ रोटेट नहीं करेगी और छोटी भी हो गई। मतलब अगर लाइन में रोटेशन भी इन्वॉल्व हुआ और लाइन की लेंथ भी कम हुई, तो हम क्या बोलेंगे, हमने इसके अराउंड रिवॉल्यूशन भी किया है और हमने इस चीज को अप्रोच भी किया, दोनों चीजें हुई, रिवॉल्यूशन एंड अप्रोच बोथ। अब इसका एग्जांपल ऐसे, सपोज ए इज अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, इस फोन की बात कर रहे हैं, एंड बी इज मूविंग, खुद की बात कर रहे हैं।
तो अगर हम लगातार इसी डायरेक्शन में चले तो क्या सिचुएशन बनेगी? अगर हम सिर्फ इस डायरेक्शन में चले, एनी रिवॉल्यूशन या फिर सिर्फ अप्रोच होगा यहाँ पर। और अगर हम कुछ एंगल पर चले, मान लीजिए जो भी एग्जांपल करके दिखाया, सपोज ये थीटा एंगल है, ये वी, इस केस में हम ए के नजदीक भी होते जाएंगे और ए के अबाउट रिवॉल्व भी करेंगे। तो अब इसको फिजिक्स के अगर पॉइंट से देखा जाए तो इसलिए हो रहा है कि इस v का एक कंपोनेंट इस तरफ है v cos थीटा, और इस v का एक कंपोनेंट इस तरफ है v sin थीटा। v cos थीटा ये आपके a और b के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कम करता है, इसको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहा गया। मतलब जिस वेलोसिटी से आप किसी दूसरे को अप्रोच कर सकते हो, और ये रिवॉल्व करने की वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्यूशन। और ये आर ओमेगा के बराबर होगा। मतलब अगर ये लेंथ पूरी आर मान ली जाए या ये पूरी लेंथ एल मान ली जाए, तो दिस कैन बी रिटन एज एल मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा, जिससे ये पता लगा सकते हैं कि कितनी एंगुलर स्पीड से रिवॉल्व करेगी। भाई लाइव डेमो से बेटर तो समझा नहीं सकते हो, बहुत कोई करता और कैसे समझा दे इसको। आया समझ में ये बात? ऑनेस्टली विद एग्जांपल देख भी लिया। इसको दूसरे तरीके से बोला जाए न्यूमेरिकल समझने के पॉइंट से, तो ये जो लेंथ है इसमें कोई भी जो चेंज आएगा, मतलब ये कम होगा या ज्यादा होगा, तो वो इनमें से कौन से वेलोसिटी की वजह से होगा, ये कौन सी वेलोसिटी की वजह से ये लेंथ या तो बढ़ेगी या तो कम होगी, वी कॉस थीटा। अब इसका क्वेश्चन दूसरा, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, आपके एचसीवी में भी है और मोस्ट ऑफ द बुक्स में इसको दिया गया है। एचसीवी में एक क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जांपल, लास्ट सॉल्व एग्जांपल, काइनेमेटिक्स का सबसे आखिरी वाला सॉल्व एग्जांपल जो है, उसमें उन्होंने क्या कहा है कि तीन पार्टिकल्स हैं जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऊपर हैं, P1, P2 एंड P3। ये साइड लेंथ ए दे रखी है, तीन पार्टिकल्स इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऊपर साइड लेंथ ए, और ये एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। फॉलो करने का मतलब जानते हो क्या होता है यहाँ पर? किसी किसी को फॉलो करना है तो मतलब क्या मतलब हुआ? सिंपल है, किसी का पीछा करना है तो कैसे पीछा करोगे? मान लो आप एक डायरेक्शन में चले किसी का पीछा करने के लिए, जिसका आप पीछा कर रहे हो वो कहीं मुड़ गया, तो आप भी तो मुड़ोगे ना। अगर आप अपनी पहली ही डायरेक्शन में चलते रहो तो उससे दूर नहीं हो जाओगे। तो जैसे जैसे ये अपना डायरेक्शन चेंज करेगा वैसे वैसे ये अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, वैसे वैसे ये अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। तो P1 ने P2 को फॉलो किया, P2 ने P3 को फॉलो किया, और P3 ने P1 को फॉलो किया विद द सेम स्पीड ऑफ u। क्वेश्चन पूछा है एट व्हाट टाइम दे विल मीट, एट व्हाट टाइम ऑल द थ्री पार्टिकल्स विल मीट।
ये बताओ, अगर हम कोई दो पार्टिकल चूज कर लें, लेट P3 एंड P2, और P3 को इमेजिन करें कि ये रेस्ट पे है, वैसे तो वो रेस्ट पे नहीं है बट इमेजिन करो आप, तो रिलेटिव वेलोसिटी हमें अलाउ कर देता है कि अगर आप किसी एक पार्टिकल को रेस्ट पर मानना चाह रहे हो तो मान सकते हो, लेकिन ये तब मान सकते हो जब दूसरे वाले पार्टिकल को आप क्या कर लें, मतलब इंस्टेड ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी देखें। अब P1 की एब्सोल्यूट वेलोसिटी, P1 की एब्सोल्यूट वेलोसिटी u है 60 डिग्री के एंगल पर, तो उसके कंपोनेंट हो जाएंगे इस तरफ u इंटू कॉस 60 एंड इस तरफ u इंटू साइन 60। ये P1 की एब्सोल्यूट वेलोसिटीज, बट मोशन ऑफ P1 इसके थ्रू एनालाइज नहीं होगा क्योंकि हम P3 को रेस्ट पे मान रहे हो, तो हमें यहाँ रिलेटिव करना पड़ेगा। रिलेटिव करने के लिए जो P3 वाली वेलोसिटी है, मतलब ये वाली वेलोसिटी, वो हम P1 के वेलोसिटी में से सबट्रैक्ट करेंगे, यानी इस वेलोसिटी में से ये वाला वेक्टर सबट्रैक्ट होगा ना, ये वाला वेक्टर इनमें से कौन से कंपोनेंट में सबट्रैक्ट होगा जाकर के, और सबट्रैक्ट होने के बाद क्या होगा, ये राइट है ये लेफ्ट है, अपोजिट वेक्टर का सबट्रैक्शन, तो ये 3u/2 हो गया। अब ये रिलेटिव हो गया। अब ये सिचुएशन यही वाली होगी, तो इसमें अप्रोच वेलोसिटी कौन सी है, 3u/2 अप्रोच वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मतलब P1 P3 के नजदीक जा रहा होगा, तो जिस स्पीड से वो P3 के नजदीक जा रहा है वो स्पीड ये, और मिलने के लिए कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी आपको, इन दोनों को अगर आपस में मिलना है तो डिस्टेंस कितना कवर करना है, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय दिस इज अप्रोच वेलोसिटी, ये होगा इनके मिलने का टाइम। क्वेश्चन टोटली अलग है, कंप्लीटली डिफरेंट क्वेश्चन। इसका कोई काम नहीं है, मैं फिर बोला इसका क्यों काम नहीं है, अब समझो, इस वेलोसिटी से कुछ नहीं हो रहा है। ये वही बात हो गई कि हम इसके चारों तरफ ऐसे गोल गोल घूमते रहे, तो वेलोसिटी तो है मेरे पास, बट उस वेलोसिटी से हमारी डिस्टेंस बदलेगी नहीं, बिकॉज हमारी वेलोसिटी इसके चारों तरफ रिवॉल्व करने के लिए है। समझ आया? अगर ऐसा होता कि रिवॉल्व कर, अगर ऐसा होता तो ये जितने जितने प्लैनेट्स हैं वो सब आपस में मिल चुके होते, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से मिल चुका होता। समझ पा रहे हैं? उनको सेपरेशन तो नहीं बदल रहा ना कहीं पर, सबका सेपरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी के बाद भी सेपरेशन कांस्टेंट है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप हर एक वेलोसिटी से सेपरेशन चेंज करोगे। जो वेलोसिटी सेपरेशन के परपेंडिकुलर है, सेपरेशन के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी, उससे ना तो सेपरेशन कम होता है ना तो सेपरेशन बढ़ता है। तो जब भी आप टाइम कैलकुलेट करेंगे सिर्फ वेलोसिटी के उस वाले कंपोनेंट से करो जो पैरेलल टू सेपरेशन हो, ठीक है? तो लास्ट कंक्लूजन लाइन लिख लो, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू सेपरेशन, component of velocity parallel to, component of velocity parallel to distance between 2 points, distance between 2 points is known as velocity of separation or velocity of approach, is known as velocity of separation or velocity of approach। ठीक है, इसका भी बहुत रेयर एप्लीकेशन है, एक ही क्वेश्चन है वो ये वाला। अब इसके वेरिएंट्स बहुत सारे हैं, क्वेश्चन तो यही, बट वेरिएंट्स क्या है कि लोगों ने बना दिए। ट्रायंगल के बाद लोगों ने इस क्वेश्चन को स्क्वायर पे पूछ लिया कि अगर ये 4 पार्टिकल स्क्वायर पे होंगे तब किस तरीके से करोगे। ये मान लो ये 4 है, जैसे ट्रायंगल था वैसे स्क्वायर है, ये यू से इधर जा रहा है, ये यू से इधर जा रहा है, ये यू से इधर आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है, कब कितने टाइम बाद मिलेंगे ये। तो
आप कोई दो पार्टिकल चूज करो, एनी टू पार्टिकल्स, P1 P2 P2 P3 P3 P4, कोई भी दो, सपोज P1 P2, और इसमें से किसी एक को स्टेशनरी मान लेते, P1 को स्टेशनरी मान लेते। तो अब क्या करेंगे, P2 की जो वेलोसिटी है उसमें से जिसको आप स्टेशनरी मान रहे हो, इसका वेलोसिटी, ये वेलोसिटी यहां पर सबट्रैक्ट करो। इसको जब यहां पर सबट्रैक्ट करेंगे तो ये लेफ्ट साइड पर आ जाएगा। अब बताइए इसमें से सेपरेशन वेलोसिटी कौन सी है? u। इससे कुछ नहीं होगा, इससे रिवॉल्यूशन आएगी। तो ये u वो वेलोसिटी है जिससे P2 P1 को अप्रोच करेगा, और कितना अप्रोच करना है, अगर साइड लेंथ a हो इनकी a, तो a अपॉन u इसका आंसर आएगा, टाइम इक्वल्स टू a बाई। अब सेम आर्ग्यूमेंट आप हेक्सागन पे लेके चले जाओ, पेंटागन पे लेके चले जाओ, ऑक्टागन पे ले आओ, ये वेरिएंसेस है, ट्रायंगल, स्क्वायर, हेक्सागन। मतलब सिर्फ एक काम करना है यार, जो भी ज्योमेट्री दी गई है, ट्रायंगल की ज्योमेट्री हो चाहे स्क्वायर की ज्योमेट्री हो चाहे जिसकी हो, कोई दो पार्टिकल चूज करो, एक को स्टेशनरी करो, दूसरे की रिलेटिव वेलोसिटी, उस रिलेटिव वेलोसिटी में जो कंपोनेंट P1 की तरफ हो वो अप्रोच वेलोसिटी है, और डिस्टेंस को उससे डिवाइड कर ले, टाइम आ जाएगा। ठीक है, चलो ये खत्म हो गया अब आपका यहाँ पर।